गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th हिंदी। आज हम चैप्टर 12 एक नई शुरुआत के बारे में समझने जा रहे हैं। नई शुरुआत है, हर एक व्यक्ति को हर रोज़ एक नई शुरुआत के साथ काम करना होता है। तो यहाँ पे भी कौन सी नई शुरुआत करने की बात बताई गई है, ये हमें समझना है। एक विज्ञान कथा पर आधारित कहानी है, साहित्य प्रकार इसका कहानी है, वैज्ञानिक घटना के साथ जुड़ी हुई, और जिसके लेखक है जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली रजनीश जिसका पेट नेम है, उपनाम। 1975 में जन्म, सुप्रसिद्ध लेखक, वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रखते हैं। इनमें से एक यहाँ पे लिया गया है कहानी के माध्यम से। 4 वैज्ञानिक उपन्यास लिखे, उपन्यास यानी नॉवेल। 3 बाल उपन्यास लिखे, बच्चों के आधारित, बच्चों के लिए। 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित की गई है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के लेखक हो गए, जिसके नाम से युग को पहचाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। ये हमें पहले याद रखना। कोई भी प्रश्न का जवाब हम देते हैं तो हमें ये लिखना है कि एक नई शुरुआत जो है वो वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है, कहानी है, इसलिए काल्पनिकता भी उसमें आ सकती है, लेकिन लेखक ने जो कहने का तात्पर्य, उसका उद्देश्य, पर्पज, हेतु कि वो हमारे सामने स्पष्ट होता है। इस कृति के में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके हम किसी चीज वस्तुओं को, एक वस्तु को एक मशीन से, यहाँ पे ये इस तरह से बताया गया है कि एक मशीन यहाँ पे है, एक मशीन यहाँ पे है। एक मशीन में जो वस्तु रखी गई है उसे तरंगों में रूपांतरित करके, वेव, और वेव्स में रूपांतरित करके दूसरी जगह पे भेजने की बात बताई गई है। जैसे हम यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से मैसेज पढ़ते हैं तो तरंगों के माध्यम से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। तो यहाँ पे भी शरीर को तरंगों में रूपांतरित करके दूसरी जगह पे मूल स्वरूप में प्रस्तावित करने की बात अभी नहीं हो सका है ऐसा, लेकिन ऐसा करने की एक नई शुरुआत, ऐसा प्रयत्न किया गया है, संशोधन ऐसा हो रहा है। तो रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक मॉडर्न टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरतअंगेज, आश्चर्य में डाल देने वाला वर्णन, भयानक वर्णन भी कह सकते हैं, रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया। जिसे भी विज्ञान में रुचि है उसे कहानी बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। प्रोफेसर रामिस और उसके सहायक माधवन, 2 व्यक्तियों, 2 वैज्ञानिक के बीच का संवाद, और ये जो संशोधन हो रहा है उसकी बात, और उसके बाद प्रोफेसर रामिस एक नई शुरुआत करने की सोचते हैं। वो कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो हम आगे देखेंगे कहानी के साथ। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है? नई शुरुआत, ये वैज्ञानिक संशोधन नई शुरुआत नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है कहानी का, वो आगे देखते हैं। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन, 2 पात्र नाम याद रखना है, प्रोफेसर रामिस और माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था, कि मनुष्य को
तरंग के रूप में विभाजित करके दूसरी जगह भेजना और वहाँ पे मूल स्वरूप में प्रस्थापित करना सबसे कठिन काम आज संभव होने जा रहा है। ऐसी बात मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। नाम भी दिया गया है मानव प्रक्षेपण यंत्र। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। 2 खंडों में अलग अलग जगहों पर रखा गया है। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। आभा यानी तेज, प्रकाश, संतोष, सफलता का आभा। यहाँ पे सफलता का तेज है कि व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करने के नज़दीक होता है तब उसका तेज, काम करने का तेज बढ़ जाता है। यहाँ पे बताया है, खुश है वो। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित में चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। वो खुद अपने पर प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी है। और अगले ही क्षण में मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर जहाँ पे वो माधवन के घर की बात की गई है कि बैठा हुआ माधवन दम साधे एक ही स्थिति में उसे वो ये सब आश्चर्यजनक लगता है कि ये संभव हो पाएगा या नहीं। ये प्रश्न माधवन के मन में, दिमाग में चल रहा है। तो माधवन हम दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। कैसा होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, ये इंतजार है माधवन के मन में, दिमाग में चल रही है। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। ये कल्पना हम कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं कि शरीर को अलग अलग कर देना, शरीर के सभी अंगों को अलग कर देना, तो विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। कब ये पूरा हो जाए, कब मैं रिजल्ट देख सकूं, ये इंतजार, ये क्यूरियोसिटी माधवन में दिखाई दे रही है। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई, यानी कि विचार आया, जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। यहाँ से वो बैकग्राउंड, बैक साइड, उसे क्या कहते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही डाला, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फ्लैशबैक में जब वो दोनों मिले थे तब की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अब हम अभी फ्लैशबैक में है। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो काम करते हैं वो उसका मिशन सीक्रेट होता है, वो अपनी फॉर्मूला या वो सीक्रेट किसी को बताते नहीं है। तो इसलिए ये देखते हैं कि ये देने लायक है या नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी। आनंद मेहता दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा मानकर, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। व्यक्ति को जान लेना चाहिए, यहाँ पे भी बताया गया है। उन्होंने एक लंबी सांस ली
और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ऐसा भी हो सकता है? ऐसी बात सुनकर आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि मानव को एक जगह से दूसरी जगह तरंगों में विभाजित करके भेजा जाए और वहां पे जाके मूल स्वरूप में प्राप्त करना है? प्रोफेसर रामिश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामिश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण, ये वैज्ञानिक कारण प्रोफेसर रामिश ने माधवन को समझाया। यानी कि हमारा शरीर भी कण कण में विभाजित हो सकता है, ऐसा प्रोफेसर रामिश कहना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन में ने उनकी बात का समर्थन किया गया। यहाँ तक तो सही है, आप जो कहना चाहते हैं वो सही है। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझाना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे, यानी कि उसके अंग अंग को पहचानने का प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाकर के पूरे अंग पर आएंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों, मशीन के पार्ट की बनावट और उनके कार्य करने की विधि, पद्धति, वो वर्क कैसे करता है। उसके बाद माधवन मूर्तिवत यानी कि स्थिर, स्तब्ध हो गए। प्रोफेसर रामिश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था, यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो जाती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, वो भी एक साइंस के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा को, अणु के साथ जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, उसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सब बात हुई निर्जीव वस्तुओं पर, सजीव पर यह प्रयोग अभी तक हो पाया नहीं है, इसलिए ये माधवन को आश्चर्य होता है। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये बता दिया रामिश ने कि ये प्रोजेक्ट है। फिर भी आश्चर्य तो होता ही है कि सजीव को कैसे ये किया जाए, सजीव पर प्रयोग कैसे किया जाए। हाँ, यह तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया, वहां तक भी ठीक है। प्रोफेसर रामिश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हम कहते हैं ना, हमारा शरीर 5 तत्वों से बनकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल। तो ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। ये प्रोफेसर रामिश ऐसा कहते हैं कि मनुष्य को भी उसके मूल तत्वों में विभाजित करके फिर से मूल तत्वों में परिवर्तित करना, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा एक प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं।
अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस में उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पॉसिबल नहीं हुआ है अभी, लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल, कॉम्प्लेक्स, अस्त व्यस्त जैसे कहते हैं ना, और श्रम साध्य है, ज़्यादा परिश्रम करने योग्य है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। यह वहाँ तक उसने समझा दिया। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया था। सम्मोहन की स्तब्ध हो गया, ऐसे ऐसे बैठ कर वो देख रहा है, सोच रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। तो एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या करे क्या ना करे, ऐसा एक माहौल वहाँ पे हो गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल आया और वह बोले बिना रह न सका। कौन सा? सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? तो माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? यह भी बताते हैं। कि भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। प्रश्न तो होगा ही होगा, प्रश्न होगा। क्यों होगा? कि मनुष्य को मूल तत्वों में विभाजित करते हैं तो उसमें वो जीव कैसे रहेगा, वो जीवित कैसे रहेगा? ये प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न ये। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, मनुष्य के अंदर से जो तरंगे अलग अलग कर दी है उसे एकत्रित करना और फिर मनुष्य को बनाना, वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। बात कहने में सामान्य है, आसान है, लेकिन नहीं हो सकता। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा, वो ऐसे सोच में पड़े थे बस कि क्या किया जाए, कैसे होगा ये सब बातें। तो तंद्रा, वो जो सोच विचार में डूब गए थे वहाँ से बाहर निकले। तंद्रा यानी निद्रा। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। अब वो फ्लैशबैक्स में से वो वर्तमान में आ चुका है। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। प्रोफेसर रामिस का शरीर परिवर्तित हो चुका है तरंगों में और बाहर भी निकल चुका है। हमें नया लगता है। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। चिंतित हो गया कि ये इसको कंट्रोल कैसे करे। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। अभी ये भी प्रॉब्लम, मशीन बंद हो जाएगा तो। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना है, मुहावरा है, बहुत चिंतित हो जाना। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उसी समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम
फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था, कंट्रोल बाहर हो चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी, यानी दिखाई दे रही थी कि वो कहाँ तक है, कैसे है, किस स्थिति में है, वहाँ तक वो दिखाई दे रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति को खो बैठा और वह हवा के बहाव से के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर चल पड़ा। तरंगे वो प्रयोगशाला में जो विंडो है वो विंडो से बाहर निकलकर दूसरी जगह पे पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके क्या देखती है, ये है टर्निंग पॉइंट कहानी का, कि नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे, बीमार लोग। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। ये पूरा दृश्य प्रोफेसर रामिस की तरंगे देखती है। ये नया चित्र लेखक के प्रोफेसर रामिस के सामने आता है कि वैज्ञानिक आज इतना आगे है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है और हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। दोनों है विरोधाभास पूरा यहाँ पे बताया गया है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। अस्त व्यस्त हो गया है, चिंतित है, किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा और एक विचार आया। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया, यानी कि लाइट सभी आ गई। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा, काम करने की शुरुआत हो गई। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था, नहीं तो प्रोफेसर रामिस फिर मूल स्वरूप में आते या नहीं, ये प्रश्न था। कंट्रोल से बाहर हो चुका, बात पूरी हो गई। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंग रिसीवर की ओर घूम गई। वहाँ से तरंगे वापस आने लगी। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर में आ पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों में, यानी कि थोड़ी ही क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। यानी कि प्रोफेसर रामिस अपने मूल शरीर के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। तरंगों में से कहानी है, वास्तविक नहीं है। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में बींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर, वो बेभान अवस्था में है, बेसुध अवस्था में है, और ये अचेत शरीर अनकॉन्शियसनेस के साथ बाहों में था, माधवन की बाहों में। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर को चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, ये सब बताते हुए डॉक्टर चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया। प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान। हाश
अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग सफल हुआ। लेकिन आगे नहीं बताया, अटक जाता है। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मच चुकी थी। वो दृश्य देखा था, नाली वाला, गाली वाला, गरीबी वाला, बेकारी वाला, दुख दर्द भरी दास्तां रामिस ने देखी थी। गरीबी क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, रोग क्या होता है, असामाजिकता क्या होती है, कुसंस्कार क्या होते हैं, कुपोषण क्या होता है, ये सारी हमारे समाज का माइनस पॉइंट जो है वो सब प्रोफेसर रामिस ने देखा था। इसलिए दिमाग में हलचल चल रही थी। ऐसी हलचल मची हुई थी कि एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्होंने भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था, ऐसा काम किया था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी ही देर पहले ही दो चार हुए थे। दो चार होना, आमने सामने होना, प्रत्यक्ष होना, मुहावरा है। नाले के सड़ांध मारते पानी के किनारे बज बजाती हुई मानवीयता के ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। ये वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखता है। नाले के सड़ांध मारते पानी के किनारे बज बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था कि ये हमारे समाज की वास्तविकता है। हम किसी भी वैज्ञानिकता या काल्पनिकता में उड़ जाए, लेकिन हमारी वास्तविकता से हम दूर नहीं हो सकते। हमारे कई नेता लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश को आगे ले जाने के लिए, वो ऐसे तैसी, लेकिन मूल जो परिस्थिति है, समस्या है, उसे हटाने का प्रयत्न वो नहीं कर पाते हैं। किसी ने भी नहीं किया। और देश को सबसे आगे महासत्ता, महाशक्तिशाली, ऐसे देश विकास की बातें ऐसा बनाने का प्रयत्न वो करते हैं, लेकिन मूल समस्या जो हमारे देश में है अभी वो वास्तविक, यानी कि सभी नेता लोगों को वास्तविकता का परिचय प्राप्त करने के बाद, उस परिस्थिति को समझने के बाद ही देश के बारे में बोलना चाहिए। तो ये मानवीयता ने प्रोफेसर रामिस को हिला दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था कि हम जो ये पावरफुल की बात करते हैं वो हम पावरफुल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर खोखलापन है, वास्तविकता का खोखलापन, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी और कहा कि प्रयोग, कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। ये टर्निंग पॉइंट है कहानी का, एक नई शुरुआत। रामिस ये कहना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हमें ये करनी है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये न्यूनतम सुविधाएं। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होना भी शेष है, यानी बाकी है। ये रामिस कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह नहीं समझ पाया, समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान, ये जो मशीन की दुर्घटना हुई, प्रोफेसर रामिस की तरंगों में परिवर्तित होना, लाइट चली जाना, कंट्रोल से बाहर होना और फिर वापस आ जाना, उस वक्त रामिस के दिमाग पर क्या बीती, ये प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे कि मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नया करना है, जो करने की ज़रूरत है। बस हमारे बड़े लोगों को ये समझना है कि वास्तविकता में जो करना है वो हम नहीं करते हैं और दूसरा अलग अलग कुछ करते हैं, ये बताया गया है। इसलिए शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए जो रामिस ने शुरुआत करने का निश्चय कर लिया है।
तो बड़ी अच्छी कहानी लेखक ने यहाँ पे प्रदर्शित की है कि हम कल्पनाओं में ज़्यादा रहते हैं, वास्तविकता से परे रहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं रह सकते। हमारे आसपास की गंदगी को हटाए बिना, हमारे आसपास की समस्याओं को हटाए बिना हम ये नहीं कह सकते कि हम भारतवर्ष एक विश्व में सबसे बड़ा देश, सबसे आगे है, ऐसा नहीं कह सकते, पिछड़ा देश है। तो ये जिस कारण से पिछड़ा हुआ है उसे हटाने की ज़रूरत होती है। ये नई शुरुआत हम सबको करनी है। तो ये एक मैसेज लेखक ने यहाँ दिया है। शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय, ये सब आपको आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिख देना है। क्लियर? थैंक यू।